हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ फिजिक्स दीवाना। और आपको ये मालूम होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का बहुत ज़्यादा पास में है। इससे रिगार्डिंग मैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का साइंस से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि सारे वन शॉट में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जिसमें 2 वीडियो में एक चैप्टर को कवर अप करेंगे, जिसके थ्रू आपको कोई सा भी डाउट रहने नहीं देंगे। और साथ साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है हर साल, वो कौन कौन से हो सकते हैं। विथ लॉजिकल अप्रोच डेवलप करेंगे हम, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें कंसेप्ट के साथ, वो सीखने वाले हैं। क्योंकि कंसेप्ट इज आवर पावर, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए जब तक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कोई से भी क्वेश्चंस को हम लोग बढ़िया अप्रोचमेंट नहीं कर सकते। अगर मान लो, अगर हमें कार्बन एंड कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर है, अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कार्बन कैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, हम कार्बन को ही क्यों मतलब लेते हैं एज, हम सिलिकॉन को भी ले सकते थे लेकिन सिलिकॉन को हमने क्यों नहीं लिया, सिलिकॉन को हमने क्यों इग्नोर कर दिया, कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है। और आप इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन समझ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल जो कार्बन है ना आपका, क्योंकि जो आपका कार्बन है, आप ये समझ सकते हो जो आपका कार्बन है वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो 118 एलिमेंट है, अब तो 125 हो गए, ठीक है, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में अपग्रेडेड नहीं है। 125 एलिमेंट अब डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जो आपके 118 एलिमेंट है उनमें से कार्बन, जो सोच सकते हो कार्बन कितना मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट है, जिसको एक पूरा चैप्टर हमने बना दिया जिसके लिए। तो चलो इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका हम फाउंडेशन पूरा देखेंगे। फाउंडेशन में क्या होता है, जैसे आप मान लो, जैसे फाउंडेशन में देखेंगे कि बिल्डिंग ब्रिक्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्रिक्स, मतलब जैसे एक घर को बनाने के लिए धीरे धीरे हम लोग ईंट लाते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं ना, ब्रिक्स लाते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर एक हम जाके घर का पहले रोड मैप भी तैयार करते हैं इंजीनियर्स के थ्रू, फिर एक घर बनता है पूरा आर्किटेक्चर से। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, दैट इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, वो बस हमारी इमेजिनेशन का खेल रहता है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें हमने चार्जेस के ऊपर बात करेंगे। चार्ज को हमने आंखों से देखा नहीं है, बस इमेजिनेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बस हमारी इमेजिनेशन रहती है ना। इसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी अभी नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और कॉन्सेप्ट कैसे और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि इससे हर साल सर्किट एनालिसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। सर्किट एनालिसिस, जैसे कोई सर्किट में इसने मान दो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, रजिस्टेंस लगा दिया, कभी कभार रजिस्टर लगा देता है। रजिस्टेंस, रजिस्टर और रजिस्टिविटी तीनों का डिफरेंस भी आता है। तो इन सब के बीच का क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे टॉपिक करके समझेंगे। मैं इधर टॉपिक लिख देता हूँ कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला है, हमारे चैप्टर का नाम है अपना इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर का नाम। और जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा पूछता है, तो पहला टॉपिक का मैं बोलना चाहता हूँ। पहला हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, हिस्ट्री। मान लो जो आज की वीडियो है वो हिस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। किसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं आज की वीडियो जो है रिलेट करने वाली है। हिस्ट्री है पहला टॉपिक। और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ सकते हो, हिस्ट्री ऑफ करंट समझ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ करंट के बाद जो दूसरा हम देखेंगे, इसके बाद हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ वगैरह, कि ओम्स लॉ क्या होता है भाई, है ना, और ओम्स लॉ कैसे आया, किसने दिया। और साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे, इसकी यूनिट को भी देखेंगे कि यूनिट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, यूनिट क्या क्या होती है। इसके फॉर्मूलाज को हम लोग डील करेंगे, है ना। फॉर्मूले को हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले कितने होते हैं। इसके कुछ सर्किट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में CKT लिख रहा हूँ, इसका मतलब है सर्किट। और मतलब मान लो कोई भी सर्किट है तो सर्किट क्या होता है, सर्किट की रियल डिफिनेशन क्या होती है। आज की वीडियो में नहीं, लेकिन आगे जितनी भी वीडियो आने वाली है उन सब वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके इन सब टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। तो ये जो सर्किट है, तो सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मतलब सर्किट के एलिमेंट कहने का मतलब इसमें क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है जो बल्ब होता है और एलईडी होती है, तो व्हाट इज द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द बल्ब एंड द एलईडी। बल्ब आखिर में क्यों ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है एज कम्पेयर टू एलईडी। बल्ब जो है हमारा, जैसे आप समझ सकते हो, जो हमारा बल्ब है, तो बल्ब का लाइफ टाइम क्यों कम होता है ना। जैसे आप 100 वाट के बल्ब को देखो तो उसका लाइफ क्यों कम होता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो आपका बल्ब है वो हीट लॉस क्यों करता है एज कम्पेयर टू एलईडी से, एलईडी से ज्यादा हीट लॉस करता है बल्ब, वो भी देखेंगे भाई क्यों करता है ऐसा। तो हर चीज का एक रीजन होता है, उसके बिहाइंड रीजन होता है, और उस रीजन को टैकल करने की एक अप्रोच होती है। उसी अप्रोच को धीरे धीरे हम लोग समझने वाले हैं, विद बहुत ज्यादा भाई इजी कंसेप्ट से समझेंगे। और चलो इस चैप्टर का भी स्टार्ट करने ही वाले हैं। जस्ट मैं ये बता देता हूँ, सर्किट को समझने के बाद, उसके एलिमेंट को समझने के बाद, हम रेजिस्टेंस को हम कुछ ऐसे सिंपल से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को ऐसे सिंपल, अब कोई बंदा ये मत कहना, यहाँ पे कोई बंदा, किसी बंदे ने बोल दिया कि भाई ये तो आप वो बना रहे हो, ये तो आप कॉम्ब बना रहे हो, कंघी बना रहे हो। भाई ये कंघी नहीं है,
ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेहोस्टेट क्या होता है ना, रेहोस्टेट के बारे में देखेंगे। रेहोस्टेट इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। कुछ ऐसे इसकी मतलब शो करते हैं हम कुछ ऐसे डालकर रेहोस्टेट को, इसके नीचे एक एरो डाल देते हैं तो ठीक है, और बल्ब का ऐसे कुछ फिलामेंट शो होता है। तो ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और ये जितने भी मैंने लिखा इसके बाद हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं। सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सर्किट को एनालाइज करना। कोई सर्किट है तो सर्किट करंट कैसे जा रहा है, उसमें करंट बल्ब से कितना पहुंचा वगैरह, टाइम वगैरह, सारे जितने फॉर्मूले हैं सबका एक निचोड़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे ही सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू बढ़ जाएंगे कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स है इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझते हो भाई। सबसे पहली बात है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझते हो। हम लोग अपने घरों में सभी जाने लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना होगा, क्योंकि हम सबके घर में एलईडी का यूज होता है, सबके घरों में बल्ब का यूज होता है। और हमने ये भी देखा है जो हम चार्जर चार्ज करते हैं तो हर चीज मतलब करंट के ही थ्रू चार्ज हो रहा है, सबको मालूम है, कॉमन सी बात है। सब लोगों ने घरों में देखा है कि भाई चार्ज है, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिससे करंट बन रही है और बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रहा है। तो आखिर में ये काम कैसे करते हैं, और इसका फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में ही पढ़ाया गया है कि आखिर में इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भाई मैं एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी हम लोग करंट नहीं कहते। इलेक्ट्रिसिटी इज करंट से डिफाइन नहीं करते। इसका पर्टिकुलर देखो कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, उससे उच्चारण करने की क्षमताएं होती है, मतलब उसे बोलने का सही डेफिनेट, मतलब उसे डेफिनेशन दो सही से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कभी भी नहीं कहते। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग करंट कभी भी नहीं कह सकते। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है भाई, हम इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई एक बात ही सोचो, आपने करंट का नाम सुना होगा, वाटर करंट का नाम सुना होगा। वाटर करंट का मतलब क्या होता है, हमारी धारा। करंट मतलब सोचो कि मतलब करंट क्या है भाई, फ्लो ऑफ एनीथिंग, समझ सकते हो ना। करंट का मतलब एक तरीके से धारा समझ सकते हैं, है ना, मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के फ्लो होने की जो एबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं वाटर करंट, तो वाटर करंट का मतलब क्या होता है, जल धारा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा करंट है इलेक्ट्रिक करंट है, कौन सा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ये चीज हमारी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा ना भाई। देखो सबसे पहले अप्रोच करो कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी दुनिया में सारी चीजें हैं, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पीछे जो फ्लो करवाने का रियल रीजन है वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट का, बिकॉज इसी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट, कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन। और भाई अब इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करेगा, देखो पहले के लोग क्या कहते थे, पहले जब हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हमें नॉलेज नहीं थी तो पहले के लोग ये समझते थे कि मान लो जैसे यहाँ पे अपना पॉजिट्रॉन्स, वो पॉजिट्रॉन्स मानते थे, ठीक है। जैसे पहले के लोग ये कहते थे ना कि जैसे हमारा करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन भी है ना सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। पहले के लोग उनका सोचना था कि इलेक्ट्रॉन के सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है, जो कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा ब्रीफ नॉलेज नहीं था। और जब हम साइंटिस्टों ने, जब रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, अप्रोचमेंट लगाया, फिर हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हमें क्या मालूम चला, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट, कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये हमें मालूम चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। और इसके बाद जब मैं इसके आगे चलूंगा, ये तो हिस्ट्री हो गया ना, आप हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जान सकते हो कि भाई हिस्ट्री क्या रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो पहले के लोग, जैसे आप समझ सकते हो कि पहले हमारे पास उतनी ज्यादा एडवांस नॉलेज नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन के हम डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन एज अ मान लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। और साथ साथ में एक बात कहूंगा, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा डाउनवर्ड चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, डाउनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी।
तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है। मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट हमारा इधर चलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जैसे एक मैं बना देता हूँ, एक न्यूक्लियस बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। बाहर जैसे ये शेल्स होता है ना, ये शेल होते हैं बाहर, जैसे इसे नाम भी दे देते हैं केमिस्ट्री में, KLM ऐसे करके केमिस्ट्री में हम लोग इन शेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि के शेल में हम लोग 2 की पावर n से इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे भर रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। सबसे आउटर मोस्ट शेल है 1 2 3 4, तो बहुत सारे मान लो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो इलेक्ट्रॉन की कितनी पावर है कि उसके फ्लो से हमारा करंट बन जाता है ना। अगर मान लो, अगर मैं बात करूँ, कोई वैसे बताता तो नहीं है क्लास 9th में, लेकिन मैं बताता हूँ। मान लो कोई मेटल है ना, कोई मान लो मेटल है, या मेटल है, आप मेटल है, या फिर आप मान लो वायर है, कोई वायर का एग्जांपल ले सकते हो। ये मान लो मेरा एक वायर हो गया, ये वायर में इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो करता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा ना, तभी तो करंट बनेगा। मान लो अगर इस वायर में अगर मैंने किसी भी स्विच से या किसी भी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं किया, या कोई भी मैंने इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिर भी प्रेजेंट रहते हैं? तो आंसर है हाँ, रहते हैं, है ना भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे इस वायर में फिर भी प्रेजेंट रहेंगे, है ना, क्योंकि इस वायर में क्या है भाई, यहाँ पे अंदर आपका वायर बना हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जब तक हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते। अब बात आएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। उन सब टॉपिकों को छोड़ो जो टॉपिक बाद में है, उनके बारे में हम लोग बाद में बातें करते जाएंगे, और उस पॉइंट को हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा वायर है, इस वायर में मैंने वायर है और इसमें रेस्ट में है, मान लो मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं किया, मान लो मैंने कोई बैटरी नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल अप्लायंसेस का यूज नहीं किया, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उस वक्त भी? तो आंसर है हाँ, हो रहा है, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज रेस्ट में हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। जिगजैग मोशन कहने का मतलब ऐसे कुछ मोशन कर रहे हैं, है ना, इधर उधर जा रहे हैं, एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहां पे करंट का जनरेट नहीं करता। जैसे हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस देते, मान लो मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पे, और 5 वोल्ट की बैटरी ने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो वहां पे जो आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है, वहां पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस करने की वजह से उस वायर में करंट का फ्लो हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें मालूम होना चाहिए कि करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी वायर्स के थ्रू या इन सब के थ्रू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको लिखने चाहिए, ठीक है। अब मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग सोचो कि मैंने सबसे पहली बात आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कह दिया। किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपने कभी सोचा है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जनरेट हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस सबको क्या कहते हैं? चार्ज, है ना। इसको रियल में डेफिनेशन, मतलब मान लो आपके पास एग्जाम में किसी दिन पेपर आ गया, एग्जाम वाला पेपर आ गया, ठीक है, शीट आ गई, आंसर शीट आ गई, तो उसमें ऐसा थोड़ी लिखोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। उसके लिए रियल जो डेफिनेशन है वो आप नोट करो। इसके लिए जो रियल डेफिनेशन है बताता हूँ, द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ the rate of flow of charge, the rate of flow of charge is called what is called electric current। the rate of flow of charge मतलब चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेट कर दिए, ठीक है। जो चार्ज है, चार्ज को लोग कहते हैं आवेश। चार्ज 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 का मतलब 2 टाइप ऑफ चार्ज आपने सुना होगा ना, चार्ज सुना होगा। अब वो वाली बात मत समझे ना कि मैं चार्ज हो गया, मतलब होता है ना, जैसे आपने उसमें देखा होगा एडवर्टीजमेंट में, पहले एडवर्टीजमेंट आया करता था टीवी में, और उस एडवर्टीजमेंट में क्या बोलते थे, जैसे जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट कैसे आया करता था, एक सन है, मतलब सूरज है, और सूरज ने ग्लूकोन डी वाला आपने वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, स्ट्रॉ लगाया उसके सर में और उसने पूरा एनर्जी खींच लिया, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, तो डिहाइड्रेट होने की वजह से बंदा लूज हो गया। तो वो अलग बात है भाई, वो वाला चार्ज नहीं है कि भाई आप इंस्टेंट चार्ज हो जाएगा ग्लूकोन डी पी के या ग्लूकोज पी के, वो वाला चार्ज की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे चार्ज का टर्म है दूसरा, यहाँ पे भाई चार्ज की बात है। चार्ज का मतलब है 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं कभी भी। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा होता है भाई अपना नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज देखा जाए, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज हम जानते हैं, जैसे मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जिसमें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्जेस का कहने का मतलब है, इसको देखो कि कैसे डेफिनेशन को हमने लिंक कर दिया। तो ये टीचर्स कभी भी नहीं बताते कि हाउ टू लिंक द डेफिनेशन विथ दैट अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट, किसी भी फंडामेंटल पॉइंट से कैसे हम लोग इस डेफिनेशन को लिंक कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू नो दैट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि टीचर, मेजॉरिटी ऑफ टीचर स्किप करा देते हैं कि मतलब समझो ना डेफिनेशन क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो होने की रेट, किसकी, चार्ज की। तो चार्ज हम मैंने देखा दो टाइप के होते हैं। मैंने एक ड्रॉ बनाया था एटम का, किसी भी कोई भी चीज होती है, कोई भी फंडामेंटल चीज, तीन चीजों से मिलकर बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब हमारे पास दो टाइप ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक ब्रिलियंट और एक साइंस स्टूडेंट में हेल्प करेगा आगे जाके, कि कोई भी आपको डाउट नहीं रहने दूंगा मैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर डाउट रह गया तो मेरे यूट्यूब को भी अनसब्सक्राइब मारना, क्योंकि दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी चैप्टर कराऊं वो एकदम धांसू चैप्टर हो, और उसके आगे जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं वो एकदम बढ़िया कंसेप्ट हो, ठीक है भाई। भले ही यहाँ पे मैं कोई भी फंड पे चार्ज नहीं लेता, पैसे वैसे नहीं लेता, लेकिन जो कंसेप्ट सिखाऊंगा ना वो एकदम स्मूथ होंगे, ठीक है, जो कोई आपको डाउट ही नहीं रहने देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसकी बात कर दी, अब मैं बात करूंगा किसकी, एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी ये फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो Q इक्वल टू आई टी है ना, Q का मतलब होता है चार्ज, है ना, Q का मतलब होता है चार्ज, I का मतलब होता है करंट। और कौन सा करंट है ये आप लोग बढ़िया से लिख लेना, मैं बस यूं करंट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट लिखना आप लोग, ठीक है। T का मतलब होता है टाइम, ठीक है। Q इक्वल टू आई टी। अब इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी भाई, देखो चार्ज Q की यूनिट होती है कूलम, कूलम इसकी यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलम, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द C। इसे C से रिप्रेजेंट करते हो। कोई कोई कहेगा यार मुझे कूलम लिखने का मन नहीं कर रहा, भाई कूलम लिखने का मन नहीं कर रहा तो 12th क्लास में फेल हो जाओगे, क्योंकि 12th क्लास में जो आप पढ़ोगे ना बस चार्जेस के बारे में, तो इसका एक फॉर्मूला आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दो फंडामेंटल चार्जेस के बीच में कितना अट्रैक्शन होता है, कितना फोर्स लगता है, इसी का फॉर्मूला ये है जो कूलम्स ने दिया था। अभी तो ये भूल जाओ, इसे आपको ये याद रखना है Q इक्वल टू आई टी। अब Q का मतलब क्या होता है चार्ज, I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और T का मतलब होता है टाइम। और जो टाइम है, अगर मैं कुलम, कोई बच्चा कहे कि भाई कुलम रहने देते, कुलम नहीं लिखते, तो कुलम के सिवा क्या लिख सकते हो, देखो I का क्या यूनिट होता है, एम्पियर, एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड भी लिख सकते हो, है ना, एम्पियर पर सेकंड भी लिख सकते हो, लेकिन ये मत लिखना कुलम भी लिखना, बहुत फायदे में रहोगे। मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई अगर आप भूल जाओ तो आप आई का अगर यूनिट मालूम है, एम्पियर होता है, टी का मालूम है, सेकंड होता है, तो आप इजीली इस चीज को लिखे। ऐसा यूनिट है भाई कुलम, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। कुलम इज व्हाट, कुलम इज ऐसा यूनिट ऑफ Q इक्वल टू आई टी चार्ज का फॉर्मूले का, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, एक बात कर लेता हूँ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं मालूम है तो बहुत ज्यादा आप परेशानियों में फंस सकते हैं। इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इसका इफेक्ट क्या होता है भाई, बहुत तगड़े तगड़े इफेक्ट है। पहला इफेक्ट तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर दूंगा। तो जो आपका हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जब मैंने बोला हीटिंग इफेक्ट है, ये क्या करता है, मतलब बेसिकली मान लो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, जैसे मान लो मेरे पास कोई वायर है, मान लो सपोज आई हैव अ वायर, ये मेरे पास वायर है, अगर मैं इस वायर में ज्यादा देर तक कोई भी स्विच ऑन रखा वगैरह, तो आप देखते होगे ना कभी कभार चीजें गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं। तो गर्म क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे का एक मतलब जूल्स हीटिंग इफेक्ट आता है बाद में करके, जिसमें आप फॉर्मूला पढ़ोगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी,
जिसमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जूल्स व्हाट डू यू मीन बाय द जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले मैं हीटिंग इफेक्ट पूरा क्लियर करवा के जाऊंगा। मान लो आप देखते हो बल्ब, जो घरों में बल्ब यूज होते हैं, अब जो बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है हमारे पास, कुछ इस टाइप का दिखता है, सुंदर सुंदर सा दिखता है, इस टाइप का दिखता है, ये बल्ब हो गया मेरे पास। जो बल्ब है मान लो 100 वोल्ट का, मैंने 25 रुपए का बल्ब लिया किसी भी किराने की दुकान में जाके। जैसे ही मैंने बल्ब लिया, उसे लगाया, कुछ देर देखा, एकदम बढ़िया तरीके से गौर करके, भाई बिजली का बिल तो आएगा, वो टेंशन मत लो, ठीक है। वो हीट भी लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, बल्ब गर्म हो रहा है भाई, बल्ब गर्म होता है, वो क्या शो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। क्यों बल्ब गर्म हो रहा है भाई बीच से? हमें तो आता नहीं कि हीट को कैसे कन्वर्ट कर दे इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो बल्ब को देख रहे हैं गर्म हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है भाई, हीटिंग वहां पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम कर रहा है। तो हमने वो देखा। और साथ साथ में जब भाई आपका बल्ब गर्म हो रहा है ना वहां पे, तो एक चीज और मिस्टेक हो रही है। जैसे ही बल्ब गर्म हुआ भाई, उसे आप कभी टच करके देखना, लेकिन ये कहूंगा भाई टच मत करो, है ना, दिस इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। और क्योंकि भाई जब भाई इलेक्ट्रिक करंट है ना, आपको करंट लग सकता है, इसीलिए मैंने बोल रहा है, प्रिकॉशन सही है। और साथ साथ में आप देख सकते हो दूसरा एप्लीकेशन देख सकते हो, जब हीटर जब आप हीटर को ऑन करते हैं, थोड़ी देर बाद उसमें नाइक्रोम वायर्स लगे होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। नाइक्रोम वायर्स हीटर्स के गर्म हो जाते हैं, जो कि हम ठंडियों में गरम गरम हवा लेने के लिए करते हैं, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर्स भी आप कह सकते हो। और वैसे ही भाई इलेक्ट्रिक करंट के जो आप देखोगे, इलेक्ट्रिक करंट के और क्या ही इफेक्ट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट और होता है, वो है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें कुछ रिसर्चर आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा भाई कैसे होता है। अब देखो, उससे पहले मैं बता दूं ना एक और चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे आपका कोई फैन चलता है, पंखा चलता है, अब पंखा चल रहा है, 1 घंटे बाद देखना पंखे का जो बीच वाला होता है ना, उसे टच करके देखना, एकदम बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन पंखे को बंद करके टच करना, नहीं तो हाथ गायब हो जाएगा, अगर आपको फिजिक्स नहीं आती तो, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। और इसके बाद मैं चलूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Magnetic effect of electric current. Now I am going to discuss about the magnetic effect of electric current. That is the one of the most important thing which have you know that is what do you mean by the magnetic effect of electric current. As you know that electricity generates magnetic effect. How do you have you ever think how to generate electricity magnetic effect? That is a very important point which have you know that or the ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इसके ऊपर एक रिसर्च हुई। आप कभी भी ना, अगर आप देखना, करंट कैरिंग वायर लेना, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, और ये मान लेना इसके बीच में ना, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, इसके बीच में मैंने कुछ ले लिए, कुछ मान लो मैंने जैसे ये ले लिया, ठीक है, मान लो ये चादर जैसे ऐसे है, ठीक है, और इसके मान लो ये बीच से होल था, और ये मान लो पेज है, और पेज के इधर से मैंने इलेक्ट्रिक करंट का वायर ले लिया। अब वायर लेके मैंने यहाँ पे क्या करा, स्मॉल पीसीज ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या कहा, स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास ये था, इस नमक, वो जो नमक को छिड़कने वाला होता है ना, नमक छिड़कने वाला जो एक छोटी सी डिब्बी होती है, वो वाला ले लिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, स्प्रेड कर दिया, और इसमें से करंट कैरिंग वायर था, इस वायर में को मैंने प्लग में लगाया और इसे ऑन कर दिया। और यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसे ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ओरिस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, उसके एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, करंट कैरिंग वायर generate magnetic field around itself, magnetic field around itself। मतलब जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। हमें मालूम होना चाहिए जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें मालूम चलेगा कि चलो भाई करंट कैरिंग वायर हमारे आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और देखो जैसे ही कैसे जनरेट करता है, मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से मैंने जो उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन के छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयरन के टुकड़े डाले, तो मैंने इस पे जब स्प्रेड कर दिया इस वाली शीट पे, तो मैंने क्या देखा, वो कोसेंट्रिक सर्कल बन गए। क्या बन गया, वो कोसेंट्रिक सर्कल। अब किसी को समझ में नहीं आएगा भाई कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। मतलब कोसेंट्रिक सर्कल कुछ ऐसे टाइप का शेप बन गया, दैट इज
कोसेंट्रिक सर्कल। और जब ये वाली चीज हुई तो मुझे मालूम चल गया कि यहाँ कहीं ना कहीं उस चीज का खेल है, किस चीज का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट तो आ रहा है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये इफेक्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से इसे जाना जाता है। और हम जितनी भी हायर क्लासेस में जाएंगे, 12th क्लासेस में, इफ यू वांट टू ऑप्ट फिजिक्स इन क्लास 12 देन यू विल स्टडी अबाउट द कोसेंट्रिक सर्कल एज वेल एज यू हैव approximately 5 chapter about that particular topic। ठीक है, इसके ऊपर आपके 5 चैप्टर है क्लास 12 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। और ये जो भी है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट एक चीज़ बचेगा तो वो है, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ के ऊपर थोड़ा चलते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भाई V = IR आपने सुना होगा। V = IR है ना, V = IR, दैट इज योर ओम्स लॉ। लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि ओम्स लॉ ये होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे। V क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है ना। रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझना पड़ेगा, पोटेंशियल के बारे में समझना पड़ेगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, है ना। देखो इसका एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि देखो वीडियो हो रही है लंबी, और मैं सोच रहा हूँ आपकी छोटी छोटी वीडियोस में इस टॉपिक को कवर करा दूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो कम से कम मैं लाइव भी ले सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। ये तो वीडियो बस मैंने डेमो के लिए दिखाया था कि आपको पता चल जाए कि डेमो क्या है इस वीडियो का, हमारे टॉपिक का। और धीरे धीरे अभी देखो, हो सकता है ये वाला सेशन थोड़ा बहुत मैं स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट किया, क्योंकि यार थोड़ा आज उतना बढ़िया आई डू नॉट फील वेल, दैट्स वाई ऐसा थोड़ा स्लो स्टडी हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। V = IR से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ से बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल, है ना, 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे। और इसके जो हमारे ओम्स लॉ है उसमें कंडीशंस भी होते हैं कि 3-4 कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए तभी ये ओम्स लॉ है। क्योंकि देखो अगर मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा दिया ना तो अभी कुछ बेसिक्स का रह नहीं जाएगा फंडामेंटल, क्योंकि ये मैंने बेसिक्स के लिए कराया था कि आपको मालूम चले इलेक्ट्रिक करंट का रियलिटी में बेसिक्स है क्या। और वो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के थ्रू कि भाई क्या क्या बेसिक्स है इलेक्ट्रिक करंट का, कहाँ कहाँ यूज होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। आपने थंडर स्टॉर्म के बारे में सुना होगा। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? जो आकाश में बिजली तड़ित होता है, मतलब जो बिजली चमकता है। अब उस समय क्या होता है कि हमें मालूम है एज वी ऑल नो दैट कि जो है एयर क्या है, एयर इज द इंसुलेटर। इंसुलेटर है, अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज जस्ट जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ना पास हो जाए, हीट भी ना पास हो पाए। तो हमें कैसे भाई उसमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिल जाता है थंडर स्टॉर्म में? क्योंकि वहां पे कुछ क्या होता है इसमें आयोनाइजेबल हो जाता है। आयोनाइजेबल का मतलब आप समझ ही सकते हो कि उसमें कुछ आयंस आ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमें दिख जाता है। तो इस सब कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे खोलते हुए चलेंगे। तो आप मिलना नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।